बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं एमसीक्यूज का, बाहुबली सीरीज का। ये बाहुबली सीरीज इसलिए इंटरेस्टिंग है या आपके लिए सफिशिएंट है क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एमसीक्यू पूछे गए वो भी हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस हैं और एडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने इसमें डाले हैं, जिससे कि ये बन जाती है बाहुबली सीरीज। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का, रे ऑप्टिक्स का। इसके पहले के वीडियो या इस सीरीज के सारे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके देख सकते हैं। और फिजिक्स आसान भाषा में समझने के लिए और न्यूमेरिकल निकालने के लिए आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए हुए। ये देखिए, रे ऑप्टिक्स की हम लोग बात करने वाले हैं। इस चैप्टर का ये एमसीक्यू बाहुबली सीरीज है और जो तीनों बातें मैंने कही ऑल एमसीक्यू पीवाईक्यू कवर्ड है, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है और एडिशनल क्वेश्चंस भी इसके अंदर हैं। आपको सहूलियत हो इसलिए मैंने क्या किया कि जो भी सीरीज मैंने आपके लिए बनाई है वो यहां पर एक लाइब्रेरी में एक ही जगह लगा दी है, जैसे आपको ढूंढनी ना पड़े। तो यहां पर देखिए, जैसे कि वन शॉट वीडियो है, डिटेल्ड वन शॉट, पीवाईक्यू सीरीज है, एमसीक्यू सीरीज है, डेरिवेशन सीरीज है, ये 30 मिनट्स वन शॉट वीडियो है रिवीजन के लिए। तो इन सबको यहां पर देखिए मैंने टैग कर दिया है और सारे चैप्टर हैं। इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ये वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो लाइब्रेरी पर पहुंचने के लिए आप कैसे पहुंच सकते हैं? एक तो मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, और दूसरा क्या होगा कि आप होम पेज पे ही अगर अरविंद एकेडमी के जाएंगे तो वहां पर होम पेज पे ही आपको लिंक दिख जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप इसको फॉलो कर लीजिए। जो बच्चे नोट्स चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपकी चीजों को देखते हुए हम लोग क्या करें हैं कि अभी देखिए टाइम ज्यादा नहीं है और आपको ऐसी चीज चाहिए जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो। तो हम लोगों ने पर चैप्टर 30-35 क्वेश्चंस, क्योंकि उससे ज्यादा लगाने की स्थिति भी नहीं है, उसके अलावा एमसीक्यू वगैरह भी उसमें है, सेशन रीजनिंग में है, केस स्टडी में है, तो 30-35 क्वेश्चन का एक हिसाब बना दिया है जो पर चैप्टर आपको मिल जाएंगे। ये फुली सॉल्व्ड है। इसका नाम हमने दिया है श्योर शॉट, क्योंकि हम लोगों ने काफी रिसर्च करके कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके। तो अगर आप ये चाहते हैं कि 30-35 क्वेश्चन लगा के आपका काम बन जाए तो आप इनको ले सकते हैं। देखिए, श्योर शॉट क्वेश्चन है फिजिक्स का, ये यहां पर मैथ्स का है, इसके अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी आपको मिलेगा। और तीनों का बंडलिंग भी हम लोगों ने कर दिया है। जैसे 12th पीसीएम कोई बच्चा लेना चाह रहा है 699 में ही मिल जाएगा, और अगर 12th पीसीबी लेना चाह रहा है तो ये भी 699 में मिल जाएगा। और यहां पर अगर एक लेते हैं तो 399 पर 10% ऑफर के साथ आपको मिल जाएगा। ये फुली सॉल्व्ड है, इसको अगर आप लगा लेंगे तो ये आपके लिए काफी है, कुछ और लगाने की आपको जरूरत नहीं है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो मेरे हिसाब से ये काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि भाई इसको श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को लगाया जाए और काम बेहतर किया जाए, तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में अपने हिसाब से इनरोल कर जाइए और पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है करते हैं उसकी बात शुरू बेटा। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू की बाहुबली सीरीज चैप्टर नंबर 9 के लिए, रे ऑप्टिक्स के लिए। एमसीक्यूज बहुत ही धांसू टाइप के आपके सामने। पहला एमसीक्यू जो 2020 में पूछा गया है बहुत ही सरल है। देखिए क्या कहता है, ए विंडो इज प्रोवाइडेड इन द मिडिल ऑफ ए वॉल। कोई दीवार है, ऐसे दीवार बता रहा हूं, और यहां पर कहीं आप समझिए ऐसे विंडो होगी। ऐसे फ्लैट बनाएंगे तो आपको 3D इफेक्ट दिखा नहीं पाएंगे। तो दीवार ऐसे है और विंडो ऐसे है। ऑफ ए वॉल इट्स इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द अपोजिट वॉल। यहां एक अपोजिट वॉल है, ये वॉल 1 कह दीजिए, और इसके अपोजिट कोई वॉल है बेटा, वॉल नंबर 2। यहां पर इसकी इमेज बनेगी एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम इट्स यूजिंग ए लेंस। इससे जो डिस्टेंस है ये d डिस्टेंस दूर पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। यहां कहीं आपने लेंस लगाया, क्योंकि स्क्रीन पर इमेज मिलनी है तो रियल है, स्क्रीन का मतलब वॉल के ऊपर है तो रियल इमेज है। और क्या रहा है, इफ द विंडो हैज इट्स इमेज और ऑफ द सेम साइज। यहां पर इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो इमेज बना है वो सेम साइज का है, सेम साइज। देखिए अब कह रहा है देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड। इसकी फोकल लेंथ बता दीजिए इस लेंस की।
देखिए पहली देखिए कैसे क्लू देता है सवाल, अगर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहां पर स्क्रीन पर या वॉल पर, वॉल इज ए स्क्रीन, यहां पर इमेज बन रही है तो क्या हो गई, रियल इमेज। तो रियल इमेज किस लेंस में बनती है भाई, बनती है कॉन्वेक्स लेंस में। कॉनकेव में तो रियल इमेज बनती ही नहीं। तो हमें पता चल गया कि यह है साहब कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आपका सेम साइज का फॉर्मेशन कब होता है, तो सेम ऑब्जेक्ट के बराबर सेम साइज का फॉर्मेशन इमेज का हो जाए तो वो कब होता है, जब वो 2f पे रखी हो। आपको याद होगा मेरे ख्याल से, ये देखिए ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर f और यहां कहीं मैं 2f बना देता हूं, तो आप बनाते थे ना इमेज फॉर्मेशन ऐसे, f और मोटे तौर पे 2f कह दीजिए, तो ये एक पैरेलल ले जाते थे, फिर ये फोकस से निकल जाती थी ऐसे, और फिर इसी तरीके से ये सेंटर ऑफ यहां से ले जाते थे, और यहां कहीं, ये सही डायग्राम नहीं है, यहां कहीं कटती थी इमेज, और यहां पर ये सेम साइज का आता था। तो ये मैं इमेज, ये रे ना पकड़िएगा, ये इमेज कहां जा रही होगी, यहां कहीं जा रही होगी, ऐसे लिखना ही बंद हो गया लग रहा है। तो ये आपका सेम साइज बनता था, यानी कि 2f पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज अगर 2f पर बन रही है तो वो सेम साइज की होती है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 2f और ये भी 2f, यहां से यहां तक 2f, यहां से यहां तक 2f, ये देखिए है ना ये 2f, तो टोटल हो गया 4f। एफ ही फोकल लेंथ f लिख दो, चलो ये कितने के बराबर है, d के बराबर। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, कॉन्वेक्स लेंस था प्लस d/4, दिस इज द आंसर। और इसके हिसाब से आंसर हो गया a। देखिए तो ये सारी बातें इसके अंदर छुपी हुई हैं, बस मैंने देखिए फोटो बना के दिखा दिया जिससे कोई शंका ना बचे। तो रियल इमेज है, इसलिए हम ये जान पाए कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, प्लस साइन, और सेम साइज की है, इसका मतलब है 2f दोनों बराबर है, 4f बराबर d है, और काम खत्म हो गया आपका। बहुत अच्छी बात है, मैं हटता हूं, इसको पॉज करके नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं। तो मेरे ख्याल से ये पॉज करके आप बेटा नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाता हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखिए यहां पूछ रहे हैं, ए बायो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कोई बायो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है। जी हाँ, इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, ये किसी लिक्विड में डुबो दिया गया है। ये देखिए इसके लिक्विड के अंदर ये डुबो दिया गया है, बड़ी अच्छी बात है। इट बिकम्स इनविजिबल, और साहब ये दिखना बंद हो गया एंड बिहेव्स एज ए प्लेन ग्लास प्लेट, और प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेवियर इसका हो गया, मतलब दिखना बंद हो गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड का क्या होगा, तो देखिए आप जानते हैं कि रिफ्रैक्शन कब होता है, रिफ्रैक्शन तब होता है जब दो डिफरेंट मीडियम मिल जाएं। डिफरेंट मीडियम की पहचान कैसे होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, तो रे जाएगी तो रिफ्रैक्शन करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी तो भाई दिखेगा मुड़ रही है जहां भी मुड़ना हो। लेकिन अगर एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाए तो कोई रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, तो ये पता ही नहीं चलेगा उस समय कि लेंस इसके अंदर रखा है कि नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि इस लिक्विड का भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.47 ही होगा, क्योंकि ये कैसे बिहेव कर रहा है, इनविजिबल हो गया। तो कोई भी चीज इनविजिबल तब होगी जब रिफ्रैक्टिव, पानी में पानी डाल रहे हैं, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दिखना पता ही नहीं चलेगा कौन सा पानी डाला है, सेम पानी। अगर ग्लास हम डाल दें और उस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के बराबर कर दें तो भी हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो ग्लास डाले हैं, ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं, वो कहां पड़ा हुआ है, क्योंकि उसी में मिल जाएगा। उस रे के लिए कोई भेदभाव नहीं है उन दोनों में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है। इसलिए आप समझ पाए कि कभी भी कोई चीज कहीं रखी जाए और उसके आसपास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम हो जावे तो वो चीज दिखना बंद हो जाएगी, वो एक जैसी लगेगी आपको। बस आप नोट कर लीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पकड़ पाए होंगे आप। तो ये नंबर 2 आप नोट कर पाए। मेरे ख्याल से नंबर 3 की तरफ चलते हैं क्वेश्चन के, और इसको आप नोट भी क्या बोलते हैं, पॉज करके नोट किए होंगे। नंबर 3 पर देखते हैं, ए बायो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस ऑफ पावर P वर्टिकली स्प्लिट्स इनटू 2 आइडेंटिकल प्लेनो कॉनकेव पार्ट्स। ये कुछ ऐसी कहानी की है। ये देखिए ये कॉनकेव है ना, हाँ जी लेंस है, हाँ कॉनकेव लेंस को आपने यहां से काट दिया है, तो जब काटोगे तो एक पार्ट आपको मिलेगा कुछ ऐसा, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बनेगा लेकिन समझ आप जरूर जाएंगे। ये कुछ इस तरह से 2 टुकड़े कर दिए, बीच से
काट दिया, फाड़ दिया। तो ये एक इधर हो गया 1 नंबर 2 नंबर। अब देखिए ना, अब ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं द पावर ऑफ ईच पार्ट, इनके पावर बता दीजिए। अब देखिए ये जो दो मैंने प्लस करके आपको दिखाया है, बेसिकली तो ये ऐसे रखे हैं ना, ये देखिए पहला, और जस्ट मैं दूसरा आपको बना रहा हूं दिखाने के लिए, क्योंकि आपने 20 से कट किया है तो दोनों आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, एक जैसे। जब एक जैसे हैं तो पावर एक जैसी होगी, जब सेम है तो भाई भाई हैं। तो ये इसकी पावर अगर मैं ले लूं P, तो इसकी भी पावर कितनी है P। और ये आप जानते हैं कि जब भी लेंसेज इन कांटेक्ट रहते हैं तो फॉर्मूला, इसको मैं कुछ और नाम देना चाहता हूं, P1 कह दीजिए। ये जो टोटल फॉर्मूला होता है, यहां P1 भी कहना गड़बड़ हो जाएगा, कहीं आप कंफ्यूज ना कर जाएं, तो P डैश कर देता हूं। तो ये जब भी कोई लेंसेज कांटेक्ट में रहते हैं, आप क्या करते हैं, सिंपल P1 प्लस P2 कर देते हैं। अगर लेंसेज आर इन कांटेक्ट, ये फॉर्मूला आपको जरूर पता होगा कि पावर्स ऐड हो जाती हैं विथ साइन। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, पावर जो थी इसकी P थी, इसकी टोटल पावर P थी साहब। तो P इक्विवेलेंट कितनी हो गई इस समय, जो कि P के बराबर है, और ये P डैश प्लस P डैश के बराबर, P1 प्लस P2, ये P1 ये P2, जोड़ दीजिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो 2P डैश बराबर P, यानी P डैश की वैल्यू हो गई P/2, और आंसर आ गया देखिए। और ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। वेरी सिंपल, कोई लफड़ा नहीं। मैंने फोटो बना के समझा दिया आपको कि कोई ट्विस्ट भी इस सवाल में आएगा तो भी आप हाथ से जाने नहीं देंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल पकड़ते हैं जो कि चौथा नंबर होगा। चलिए इसको आप नोट कर पाए होंगे। आइए 4th नंबर का देख लेते हैं। ये रहा चौथा नंबर क्वेश्चन। फॉर ए ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट। ये ग्लास प्रिज्म होता है और एंगल ऑफ डेल्टा एम की बात कर रहा है कि डेल्टा एम किसके लिए कम होगा, किस कलर के लिए। देखिए स्मॉल एंगल्ड अगर प्रिज्म है, समझाने के लिए, फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, तो उस समय फॉर्मूला जो आप लिखते हैं वो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए लिखते हैं स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए। इसी का हिसाब बैठाएंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, म्यू जो होता है वो मैं 2 1 लिख देता हूं। इस म्यू की वैल्यू होती है λ 1 अपॉन λ 2 के बराबर। यानी इसको और फैला देता हूं आपके लिए, कंफ्यूजन जैसे खत्म हो जाए। ये रहा μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू λ 1 अपॉन λ 2। इससे क्या दिख रहा है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा कह सकते हैं आप। ये देखिए μ2 ऊपर है μ1 नीचे, इसी का उल्टा इधर लिखा हुआ है। तो जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम। तो रेड कलर का लैम्डा होता है ज्यादा, इसलिए म्यू रेड इज लेस, क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ रेड कलर की ज्यादा होती है। और जिसका म्यू कम उसके लिए डेल्टा कम। तो रेड कलर के लिए हमारा डेल्टा मिनिमम डिवीजन आपको मतलब सबसे कम डिवीजन आपको यहां पर मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। ये रिलेशन मैंने दिखाया, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, और म्यू क्योंकि यहां पर लिखा हुआ म्यू कम तो डेल्टा कम। तो यहां पर रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, म्यू कम हो गया, और म्यू कम हो गया तो डेल्टा कम हो गया, इसलिए इसका आंसर रेड कलर आ जाएगा। बड़े आराम शांति से इसको समझ सकते हैं। नोट कर लें, अगला सवाल आपके सामने लाते हैं। मेरे ख्याल से पॉज करके आप शानदार तरीके से इसको नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जब फोकल लेंथ f इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर r ऑफ द स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर। अब स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप जानते कि रिलेशन पढ़े ही हैं, f बराबर r बराबर 2f। तो f बराबर क्या हो गया, +1 अपॉन 2r। बस ये रिलेशन हो गया। आप समझ रहे होंगे, ये मिरर के लिए होता है ना। ये कौन सा मिरर बनाया फोटो में, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बना दीजिए। अब ये आप जानते हैं, ये अगर फोकस है, ये फोकल लेंथ है, यहाँ कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लिख सकते हैं r, या इधर लिख दीजिए ये एफ। तो r बराबर होता है
2f, और क्योंकि ये बाकी बातें आप समझ ही रहे हैं इसकी, फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो इसके हिसाब से जो आंसर हो गया आपका वो हो गया सी, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है इस मिरर के लिए जो कि कॉन्वेक्स मिरर है, एफ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होती है तो इसलिए प्लस साइन यूज कर दिया है, पर माइनस का भी ऑप्शन था, वो इसीलिए ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। इसको नोट करें। अगला क्वेश्चन करते हैं बड़ी शांति से। तो चलिए 5वां हो गया, छठे की तरफ बढ़ लेते हैं, कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं। अच्छा, ये छठे में लिखा है ए कॉनकेव मिरर ऑफ फेस विविंग, चेहरा देखने वाला कॉनकेव मिरर है, हैज फोकल लेंथ 0.4 मीटर, the distance at which you hold the mirror from your face in order to see your face upright, सीधा देख रहे हैं, मैग्निफिकेशन जिसका 5 है। तो देखिए यहां पर जब भी कॉनकेव मिरर में अपना चेहरा देखोगे तो वर्चुअल इमेज आप देख रहे हो कॉनकेव मिरर में, तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो m की वैल्यू, क्योंकि स्ट्रेट बननी है इमेज ना, यहाँ देखिए सीधी इमेज है, तो इसके लिए +5 ले लेंगे आप। ये क्या है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, बात पकड़ में आपको आई। ये वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू +5। अब m का जो फॉर्मूला होता था, देखिए वो फॉर्मूला, अगर आप v/u का जो फॉर्मूला होता है, मिरर की बात कर रहे हैं, तो मिरर का जो फॉर्मूला होता है उसको एडजस्ट करते हैं जब, तो ये भी एक्सप्रेशन एक साथ में आता है, v/u की वैल्यू निकाल के रखोगे तो उसको याद करके लो, तेजी से सवाल लग जाते हैं, 2-3 वेरिएंट बन जाते हैं, m = हाइट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u कह लीजिए, और उसके बाद -v/u को इस तरीके से कन्वर्ट कर लो मिरर के फॉर्मूले से, तो ये तेजी से सवाल निकालता है। यहां विथ साइन मैं वैल्यू रख देता हूं, तो इसी को इस्तेमाल, m की जगह लिख दो +5, फोकल लेंथ है -0.4, और ये हो गई -0.4 -u, तो सॉल्व करोगे यहां पे तो आ जाएगा 5, ये बचेगा मेरे ख्याल से 2 माइनस का, और माइनस का 5u बराबर माइनस का 0.4, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए u -5u बराबर 2 प्लस कर लो तो 1.6 बचेगा, तो u बराबर आ जाएगी -1.6 अपॉन 5, 0.32 मीटर, माइनस प्लस इसमें है नहीं, तो 0.32 मीटर ही आपका आंसर होगा, तो आंसर इज ए। तो इस वेरिएंट का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी निकल आएगा, वरना क्या होगा ना, आपको लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ जाएगा उसके u को निकालने के लिए। ये सॉरी मिरर है तो मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f, यहां से आप u निकालोगे। तो इस चक्कर में आप ना पढ़िएगा, इसका भी 2-3 जो फॉर्मेट होता है उसको याद कर लीजिएगा, 2-3, जिससे तेजी से काम बने, आपका समय क्यों बर्बाद करें एमसीक्यू में। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने मैं लाता हूं जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 7। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। ये रहा 7वां नंबर का सवाल। इसमें बोला है व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। ये देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये मान लो मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है अलग अलग मीडियम में तो कौन सी चीज नहीं बदलेगी। हमको पहले से ही नॉलेज है, आप भी पढ़े हुए हैं कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, स्पीड बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, और भी देखिए क्या लिखा है उसके हिसाब से। तो देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, वेवलेंथ बदल जाती है, स्पीड बदल जाती है, एम्पलीट्यूड बदल जाता है, ये सब बदल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। अगर आपको ये नहीं पता तो याद कर लें, जैसा मैंने आपको बताया है कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, लैम्डा बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी, स्पीड बदल जाएगा, एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, काफी कुछ बदलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो इसको नोट कर लीजिए। अगली चर्चा हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को लेके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को फटाफट लेते हैं। और ये देखिए 8 नंबर सवाल, द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इन एयर, लैम्डा एयर 5890 एंगस्ट्रॉम। फिर लिखा द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर,
लाइट इन वेलोसिटी, जो लाइट इन एयर है वो है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मालूम भी है हम लोग को। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमको निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन्होंने दे रखा है 1.6। बहुत ही सरल सवाल है। एक रिलेशन होता है कि अगर मैं आपको दिखा देता हूं, म्यू की वैल्यू आप लिखते हैं ना, तो म्यू, फिर से एक बार, म्यू 2 1 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। जब भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है तो उसका मतलब है एयर के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, देखिए ये हो गया म्यू जी, ये हो गया म्यू ए, यहां पर हो गया जो आपने पहला मीडियम है विच इज एयर, लेमडा एयर और लेमडा ग्लास। बड़ी अच्छी बात है। म्यू जी इन्होंने दे रखा था 1.6, एयर का 1 होता है, लेमडा ए कितना है 5890 एमस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं, अभी लिखे रहने देते हैं। लेमडा जी हमको निकालना है, तो लेमडा जी की वैल्यू क्या हो गई, अब इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो ये हो गया 5890 एमस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई गिनती 1.6। तो 5890 को 1.6 से आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट 3681 एमस्ट्रॉम। यही आपका देखिए आंसर है, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं, बहुत ही सरल सवाल। आप ना कर पाए ऐसी संभावना है नहीं, बढ़िया तरीके से इसको लगाइए। ये क्वेश्चन नंबर 8 लग जाता है, पॉज करके नोट कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही आसान ये भी है। लिखा ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मीडियम, ये मीडियम विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। What will be the velocity of light in the medium? मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, हमको ये निकालना है। तो देखिए यहां पर ये जो रे गई होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो हम लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ। अभी पहले वाला एयर था मीडियम, और ये कोई मीडियम है, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी स्पीड इन एयर, स्पीड इन एयर विच इज सी, स्पीड इन मीडियम। वही बात जो हम लोग लिखे आए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो सेकंड मीडियम था v1 अपॉन v2 होता है, तो ये होता ना, ये देखिए याद करके रखिएगा, ये इसे कहते हैं v1 अपॉन v2, v एयर था, ये एयर, ये देखिए सेकंड वाला। अब यहां पे वैल्यू लिख देते हैं, साइन आई की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 30 डिग्री दे रखी है, और आर क्या दे रखा है, व्हाट विल द वेलोसिटी इन द मीडियम। यहां पर एक वैल्यू हमें और मिलनी चाहिए थी जो इन्होंने नहीं दी है, कि वो कितने एंगल पर घूम रही है। ए ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द मीडियम विद वेलोसिटी ऑफ लाइट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। रिफ्रैक्टेड एंगल हमको पता होना चाहिए, तब हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे। तो यहां पर एक डाटा और लिख लीजिए कि आर हमको दे रखा है 45 डिग्री, सपोज ये मिसिंग इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, ये मिसिंग इंफॉर्मेशन है, ये आपको 30 डिग्री ये वैल्यू समझ लो, ये वैल्यू दे रखी है 45 ये दे रखी है, तो इसको अगर आप लगाएंगे तो साइन उल्टा लिख गया लग रहा है। A ray of light incident on the surface of separation of medium with velocity of light 30 degree, what will be the velocity of light in the medium। तो इसमें ये कुछ ये क्वेश्चन ही ठीक से मेंशन यहां पर नहीं है बेटा, ये जो एंगल, वरना इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो आपके मैच ही नहीं करेंगे। यहां पर अगर आपको लेना है तो ये 45 डिग्री होना चाहिए और ये 30 डिग्री होना चाहिए। इस सवाल में ये टाइपिंग एरर है, इसको सुधारने की जरूरत है। इस एंगल को 45 आप लेंगे, ये डेंसर मीडियम है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसको साइन 45 और साइन 30 यूज कर लीजिए आप, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन v, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू साइन 30 हाफ है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3 अपॉन रूट 2 इंटू 10 की पावर 8
मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू बनेगी 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैंने इसलिए इसकी डाटा को ऐसा बताया है, वरना ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपके, है ना। और केवल ये सवाल सही मानेंगे तो भी हो नहीं पाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन एंगल होना चाहिए हमारे पास। तो इस सवाल को आप इस समय ये मानिए कि सवाल करेक्ट नहीं दिया है, करने का तरीका मैंने बता दिया कि ऐसा सवाल आवे तो इस तरीके से किया जा सकता है, बिल्कुल निश्चिंत होके, है ना। तो इस तरह का सवाल आए कि भैया वो इंसिडेंट हुई है एक रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, और उसके हिसाब से वेलोसिटी इन द मीडियम पूछिए तो स्नेल्स लॉ लगाकर आप इसको कर देंगे प्यार से। चलिए मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो रहा ये। इसके अंदर बोला गया है व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। ये देखिए यहां पर मैं इसको वीडियो में से ही बना देता हूं। ये एक मीडियम में लाइट थी, इसकी मान लीजिए v1 की वैल्यू v थी। अब सेकंड मीडियम में जब गई है तो वेलोसिटी जो उसकी हो गई है वो डबल हो गई है, यानी v2 की वैल्यू 2v होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तभी तो वेलोसिटी बढ़ी है, रेयर मीडियम में बढ़ जाती है। और अब कह रहा है द क्रिटिकल एंगल फॉर द रे, इसका जो क्रिटिकल एंगल वो हमको निकालना है। तो हमें ये पता है, देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, ये होता है 1/sin IC के बराबर। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो कि डेंसर होता है विथ रेस्पेक्ट टू रेयर 1/sin IC। और इसी को अगर मैं यहां पर लिख दूं v के फॉर्म में, तो इसको लिखूंगा VR/VD। बढ़िया। अब इस रिलेशन को हम लोग यूज कर लेंगे, तो यहां लिखेंगे sin IC इज इक्वल टू VD/VR। VD कितनी हो गई? V, ये डेंसर था, VD मतलब V1, और ये VR यानी रेयर था, ये 2V हो गया। तो ये वैल्यू हो गई 1/2। अगर sin IC की वैल्यू हाफ है तो आप जानते हैं कि IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री, और 30 मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से बड़े सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जब बोलते हैं तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोनों मीडियम में, क्योंकि क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हूं, तभी पॉसिबिलिटी बनती है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं बनती। खैर आप इसको नोट कर पाइए और आगे की कहानी को अगले सवाल पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, इंटरेस्टिंग सवाल। ए रे फॉल्स ऑन ए प्रिज्म, ये देखिए ABC है, जहां पर AB BC बराबर है, ये देखिए AB BC बराबर है। अब ये 90 डिग्री है, दो ये सेम लेंथ के हैं, तो ट्रायंगल में 45 डिग्री दोनों हो जाएंगे। ये देखिए 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। मैं इसका फोटो बड़ा कर देता हूं, देखिए इस तरह से बनाता हूं तो आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। ये रे ऐसे हिट कर रही थी, फिर इधर हिट की है और ऐसे निकल गई है। कलर को चेंज कर लेते हैं, यहां पर ये 90, इसको नाम दे देते हैं A, B एंड C। ये देखिए 90 डिग्री है, ये दोनों बराबर हैं आर्म्स, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। और यहां पर ये रे जो इंसिडेंट है यहां सीधी निकल गई है, तो दिस इज 90 डिग्री। तो ये अगर 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा बेटा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों सम का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री बनता है यहां पर। अब यहां पर इसको अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर खींच दूं इसके लिए, तो ये 45 अगर है तो ये भी 45 हो गया साहब। तो एंगल ऑफ, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज हियर इज 45 डिग्री। ये देखिए यहां पर 45 डिग्री का एंगल है, और ये प्रिज्म के अंदर डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है। बिल्कुल, अब देखते हैं कहानी क्या है। अब यहां पे लिखा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म शुड बी। ये म्यू की वैल्यू क्या होगी ये बताना है हमको। आपको पता है कि जो म्यू का रिलेशन होता है, क्योंकि यहां पे TIR हो रहा है, तो इसकी वैल्यू म्यू का 1, देखिए 1/sin A से रिलेटेड होता है। ये फॉर्मूला हमको पता है। अब यहां पर देखिए क्या है, हियर फॉर ईच रिफ्लेक्शन,
हमारा 45 डिग्री आ रहा है। क्या कौन सी वैल्यू है? 45 डिग्री, आई की वैल्यू। यहां भी 45 है, यहां भी वही घटना घट गई, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और यहां सेम चीज लगाओगे तो दिस विल अगेन कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। पूरा आप बना के आराम से कर सकते हैं। 45, 90, 45, ये 45 तो ये भी 45। ठीक, अब यहां पर आई अगर 45 डिग्री है तो फॉर टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, फॉर टी आई आर हमारा जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। दो कंडीशन होती है, रे जाए डेंसर से रेरर, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटी हो या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। तो यहां पर आईसी की वैल्यू क्या हो गई? आईसी मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री। अब दोनों तरफ साइन ले लीजिए। साइन आईसी इज लेस देन साइन 45। जो एंगल्स 90 से छोटे होते हैं उनमें एंगल बढ़ने के साथ साथ साइन भी बढ़ता है, तो इनइक्वालिटी में साइन ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी से देखें आगे, 1 अपॉन कर देते हैं तो साइन आईसी लिखो यहां पर, और इसको लेस देन लिख सकते हो 1 अपॉन √2, लेस देन 1 अपॉन, ये सीधी बात, ये यही लिख दी, मतलब साइन आईसी लिख दिया और साइन 45 की वैल्यू लिख दी, कुछ उल्टा नहीं किया, साइन वैल्यू लिख दी। अब पलट लेते हैं नीचे, क्योंकि बिना पलटे ये रिलेशन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप उल्टा कर लेते हैं तो 1 अपॉन साइन आईसी इस ग्रेटर, इनइक्वालिटी पलट जाती है √2 उल्टा करने पे, और इसकी वैल्यू कितनी थी? म्यू, तो म्यू इज ग्रेटर देन √2। दिस इज द आंसर। इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर से एक बार आपको समझा देता हूं 1 मिनट के अंदर। इस डायग्राम के तहत आपने जब एंगल निकाला तो आई की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। यहां पर भी आप जब निकालेंगे तो 45 आ जाएगा। ये 45 है, ये 45, ये 90 था, तो ये 90 खींचो तो ये 45, ये यहां पर हो रहा है रिफ्लेक्शन तो ये भी 45। तो दोनों जगह टीआईआर हो, इसके लिए दो शर्तें जो होती हैं, डेंसर से रेरर में, यहां भी डेंसर से रेरर में जाने की कोशिश हो रही है यहां, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो ये जो I45 है दोनों जगह, ये जो मैंने ऊपर लिखा था, ये इसमें इसकी जो वैल्यू है 45, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां पर IC इज लेस देन 45 हो गया, दोनों तरफ साइन ले लिया तो साइन IC इज लेस देन 1 अपॉन √2 हो गया। हम जानते थे रिलेशन ये म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC होता है, तो इसको उल्टा कर लिया 1 अपॉन साइन IC। तो यहां पर इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है जब किसी भी क्वांटिटी को आप, पॉजिटिव क्वांटिटी को उल्टा करते हैं, आप 1 अपॉन करते हैं, तो ये हो गया ग्रेटर देन √2, और इसकी वैल्यू होती है म्यू, तो म्यू इज ग्रेटर देन √2। इसके हिसाब से देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारे पास है, और ये आंसर यहां पर बी है, तो इस आंसर को यहां पर आप बी लिख सकते हो। ये एक अच्छा सवाल है और कई बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बातचीत हम लोग सीखते हैं। इसको मैं पॉज करें और नोट डाउन कर लें, मेरे ख्याल से पॉज करके नोट किया होगा आपने। इसको मैं ऊपर ले जाता हूं थोड़ा, जैसे पूरी चीज दिख जाए आपको, नोट कर लीजिए इसको। खैर आप नोट कर पाए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें लिखा है एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज, ये देखिए एयर बबल है और ये पानी भरा हुआ है, इस पानी में ये कैसा बिहेव करेगा? तो ये बिहेव करता है इस समय एज ए कॉनकेव लेंस। कैसे करता है मैं जल्दी से समझा भी देता हूं आपको। देखिए एयर बबल का मतलब हो गया कि इसके अंदर एयर है और बाहर वाटर है। मैं आपको ये रे डायग्राम से ही समझा देता हूं। यहां से ऑब्जेक्ट है, कोई रे गई यहां हिट की, ये आप इसके सेंटर से जब मिलाते हैं तो ये नॉर्मल कहलाता है, क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, इसलिए रे किधर जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये अवे जाने के लिए यहां मैंने थोड़ी सी और, चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं। ये अवे जाने का मतलब है सीधी की जगह ये रे सीधी जाती, इसकी जगह अवे चलेगी, तो ऐसे चली गई रे, थोड़ी सी अवे बनी है यहाँ। फिर यहाँ पर देखिए फिर नॉर्मल आपने गिराया एयर से वाटर,
तो नॉर्मल की तरफ, फिर से नॉर्मल की तरफ हो गई ये। तो देखिए रे जा ऐसे चाहिए थी, जा ऐसे चलिए डाइवर्ज हो गई रे ना, इसलिए कॉनकेव लेंस की तरह इसका बिहेवियर होता, क्योंकि कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। तो मैंने रे डायग्राम से आपको समझा दिया कि क्यों ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमेशा आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये रेयरर था, ये डेंसर, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो एयर बबल कैसे बिहेव करेगा कॉनकेव लेंस की तरह। और आप चाहें तो इसको बिना रे डायग्राम के फॉर्मूला लगा लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे बात समझ में आती है ये कहानी रे डायग्राम से। तो कॉनकेव लेंस की तरह कहानी होगी, ये रे यहां पर पड़ी, जब रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, तो ये यहां देखिए ये रे अवे फ्रॉम नॉर्मल चलेगी, फिर डेंसर से रेयरर में जाती है तो ये डेंसर से रेयरर में, ये रेयरर से डेंसर में जा रही है तो किधर जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, तो सीधी की जगह फिर से नॉर्मल की तरफ, टोटल इधर ही भाग रही है, ऐसे जाने की तरह इधर भाग रही है, इसका मतलब डाइवर्ज हो रही है। और चाहे तो रिफ्रैक्शन एट टू सरफेसेस का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ा ज्यादा आएगा। रिफ्रैक्शन एट टू सरफेसेस की बात करें तो एयर डेंसर से रेयरर, रेयर से म्यू 2 म्यू 1 लेते हुए वो भी कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी आसानी से समझ में आता है, इसको पकड़ लीजिए, याद भी कर लीजिए, जैसे दोबारा निकालना ना पड़े। खैर आप समझ गए होंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस 1.4 है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, इसकी फोकल लेंथ if it is placed in a medium of same refractive index, same refractive index में आप इसको डाल रहे हैं। Assume the radii of curvature of the faces of lens are R1 and R2। देखिए जब भी आप इसको सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डालेंगे ये इनविजिबल हो जाएगा लेंस। अब जब इनविजिबल हो जाएगा तो क्या चीज हो जाती है मामला, उस समय ये इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो इंफिनिटी हो जाएगी। थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली समझ जाइए आप, जब भी किसी लेंस को आप बाहर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप कर देंगे तो ये लेंस क्या हो जाएगा, इनविजिबल। यानी इसकी जो फोकल लेंथ है इसकी पावर क्या हो गई, जीरो, कोई भी डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस नहीं करेगा, पावर जीरो। इसका क्या मतलब है, पावर होता है 1/f के बराबर, तो पावर अगर जीरो है तो f कितना हो गया, इंफिनिटी के बराबर, f इंफिनिटी। दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये लॉजिक मैंने दे दिया, बड़े आराम से समझ में आता है आपको। दूसरा इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, जैसे 1/f की वैल्यू होती है μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1/r1 माइनस 1/r2। यहां पर μ2 और μ1 बराबर हैं तो आप डालोगे तो 1/f आ जाएगा, जीरो, ये जीरो हो जाएगी वैल्यू। तो इससे क्या कह सकते हो, f टेंडिंग टू इंफिनिटी या f इज इंफिनिटी। देखिए दोनों बातें मैंने बताई, कॉन्सेप्चुअली भी, कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो बहुत बार आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ती है, काफी बार। तो यहां पर इसका आंसर हो गया साहब डी इनफाइनाइट। दोनों तरीके से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बातचीत की हम लोगों ने, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, और ये न्यूमेरिकल वाली चीज लगा दी है। खैर इसको नोट कर लीजिए, आगे की चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, और यहां 14 में आते हैं। देखिए लिखा, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म इज √3, म्यू की वैल्यू दे रखी है, देन एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ द प्रिज्म। अब इसमें देखिए ये इक्विलैटरल प्रिज्म है तो आपको पता है कि ए हो गया 60, म्यू आपको दे रखा है √3। आप एक फॉर्मूला जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन में, a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। यहां म्यू और a पता है, डेल्टा m आराम से निकल जाएगा, वैल्यू रख दो √3। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफी पूछा जाता है। 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और यहां आ गया साइन 60/2 यानी 30।
इस बात को आगे बढ़ाते हैं, √3 इज इक्वल टू साइन, मैं इसको बल्कि यहां पर √3 इंटू साइन 30 लिख देता हूं, और यहां वैल्यू हो गई साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। ये एक नंबर में आया, कभी कभी ये 3 नंबर में आ जाता है सवाल, तो है सरल। ये हो गई 1/2 इसकी वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा √3/2 साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2, और √3/2 को आप साइन 60 लिख सकते हो, इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। अब यहां पर साइन हटा लो अगर, तो एंगल बराबर होने चाहिए, तो 60 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस डेल्टा m। तो यहां से जो डेल्टा m की वैल्यू आ गई वो 60 डिग्री आ गई। यही आपका आंसर है, और ये वैल्यू है C। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा मान लीजिए कि इसके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं बेटा। ये चाहे एमसीक्यू में आए जैसा यहां दिख रहा है, या घुमा के ये 2 नंबर 3 नंबर में भी टपका देते हैं इस सवाल को। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और ऐसे सवाल आपको जरूर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था जो हम लोगों ने कर लिया, आपने पॉज करके नोट भी किया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। लिखा द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन या नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड आई के समय लेंथ कितनी होगी। तो आपको पता है कि जब नॉर्मल विजन की बात करी जाती है तो फाइनल इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पर। उस समय इसकी लेंथ ऑफ ट्यूब होती है FO प्लस FE। ये आंसर हो जाएगा। मैं इसका डायग्राम बता के नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सवाल है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैंने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, 40-45 मिनट का वो वीडियो है। उसके अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रियल कॉन्सेप्ट विद डेरिवेशन मैंने सारी चीज समझाई है। तो 40-45 मिनट लगाने के बाद नॉर्मल ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, शांति से देखेंगे। वो वीडियो का भी मैं कोशिश करूंगा इस पे आई टैब पे लगा दूंगा, वरना वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा आपको, आप ले लीजिएगा। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होती है, FO प्लस FE। चलिए मेरा आप इस बात को समझ पाए होंगे, फिर भी आपको थोड़ा अंदाजा दे देता हूं। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसका छोटा वाला पार्ट कह लीजिए आई पीस। ये बड़ा होता है, छोटा होता है। इन्फिनिटी पे चीजें हैं तो ये इमेज कहां बनाएगा, अपने फोकल लेंथ पर। ये क्या है, दिस इज FO। भाई चीजें इन्फिनिटी से इमेज बना रहा है ना, तो ये अपने फोकल लेंथ पे इमेज बनावेगा। ऐसे समझ लीजिए ये इमेज बना दी। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसको बनाना है इसको इन्फिनिटी पे, तो ये इसके फोकस पे होना चाहिए, यानी ये होना चाहिए FE, ये आई पीस है। तो ये लेंथ ऑफ द ट्यूब L क्या हो गया, FO FE को जोड़ दिया जाए, ये कहानी खत्म हो गई। इसका इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर। जल्दी से मैंने समझा दिया, मुझे लगा ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही बत्ती गुल मीटर चालू वाली स्थिति हो जाए। इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी आपने याद भी किया होगा लेकिन बातें तो समझ में आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ गए हैं। लिखा दी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। मैंने अभी दिखाया था फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की क्या होती है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ होती है वो ज्यादा होती है FE से, काफी हायर मैग्निफिकेशन, लार्ज मैग्निफिकेशन के लिए। तो FO इज मच ग्रेटर देन FE फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन। तो इस बात को भी पकड़ के रखें। इसके हिसाब से जो आंसर है C कहा जा सकता है। ये C आपका आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है उसका एपर्चर भी ज्यादा होता है, एपर्चर मतलब उसका डायमीटर कह लीजिए, और उसकी फोकल लेंथ भी आईपीस से ज्यादा होती है इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक, इसको नोट करें, अगली बातचीत हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 नंबर।
इस 17 नंबर में देखें, लिखा है व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये whose objective is of 3 मीटर फोकल लेंथ एंड आईपीस 1.25 फोकल लेंथ। तो यहां पर ये जो मैग्निफिकेशन की बात आएगी वो FO अपॉन FE होती है, प्लस माइनस के साइन के ऊपर ध्यान हम लोग नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो केवल सीधा उल्टा इमेज होने का बताता है। तो यहां पर हम लोग केवल पकड़ रहे हैं उसकी मैग्नीफाइंग पावर को, या जिसे आप मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये है साहब आपका 300 मीटर, मीटर में है 3 मीटर तो हो गया 300 सेंटीमीटर, और नीचे वाला है 1.25 सेंटीमीटर। देखिए FO FE से काफी बड़ा है तो मैग्नीफाइंग पावर आपकी 240 आ जाएगी डिवाइड करने के बाद। ये 240 आ गई उसकी मैग्नीफाइंग पावर बेटा, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लेंथ ऑफ द ट्यूब अभी आपने देखी थी FO प्लस FE होती है, तो आप इसमें 300 सेंटीमीटर में 1.25 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 301.25 सेंटीमीटर। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 214,301.25। कहीं भी आपको दिक्कत आए इसके ऊपर, आप ना ढूंढ पा रहे हो मेरा वीडियो, तो लिख दीजिएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय अरविंद एकेडमी, ठीक। तो 3-4 वीडियो देखेंगे, उसमें देख लीजिएगा जो 40, 45, 47 मिनट का है उसे ही देखिएगा। वो एकदम नया बनाया है मैंने रिसेंट, जिससे कम समय में पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए। उसमें रियल कॉन्सेप्ट है, सही कॉन्सेप्ट है और कम समय में है। तो आप देख लीजिएगा सर्च में गूगल में कि भैया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम अरविंद एकेडमी, और आपको दिखाई पड़ेगा रिसेंट वीडियो में। उसकी लेंथ भी बता रहा हूं वीडियो की 45-47 मिनट की है, बस आप समझ जाएंगे कि वही वीडियो है और उसको देखिएगा, नया वीडियो है, आपको सारा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये 17 नंबर है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर पर 18 में बोला है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ 10-fold एंगुलर मैग्निफिकेशन है। देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक ही चिड़िया के नाम हैं। इसीलिए क्योंकि कई बच्चों को ये नहीं पता होता, कई बार टीचर भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं ड्यू टू एनी रीजन, लेकिन मैंने ध्यान दिया है आपके लिए, तो आप इसका फायदा उठा लीजिए। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलें या मैग्नीफाइंग पावर बोलें या मैग्निफिकेशन बोलें, ये सारे जो टर्म है ना, उसको लेंस का जो M होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, वो मत समझ लेना। लीनियर मैग्निफिकेशन लेंसेस के लिए और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक, ओके। तो ए लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर भी दे रहे हैं और 10 का इन्होंने मैग्निफिकेशन दिया है। तो M की जो वैल्यू है वो FO अपॉन FE वो 10 के बराबर है। तो FO को क्या लिख सकते हो, 10 FE के बराबर। लेंथ ऑफ ट्यूब जो होता है FO प्लस FE, नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर नहीं बोला है, नॉर्मल एडजस्टमेंट ही लेके चलेंगे जब तक ना बोला हो। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, FO ये वैल्यू दे रखी है 44 सेंटीमीटर। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो FE की जगह तो ये हो गया FO, या इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए FO की जगह, तो 10 FE प्लस FE बराबर 44। तो ये 11 FE आ गया बराबर 44। तो FE की वैल्यू कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। तो FE इज 4 सेंटीमीटर और आंसर हो गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो भैया ये जो हमारी आई है ये तो 40 आ जाएगी यहां पर। ये देखिए FE है 4 सेंटीमीटर, तो FO कितनी है बेटा, FO की जो वैल्यू थी वो 10 FE के बराबर थी। तो 10 इंटू 4 यानी कि 40 सेंटीमीटर इसका आंसर है। आंसर इज C। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्यार से आप करेक्ट कर लीजिए। जब भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सवाल आवे परेशान ना होइएगा, वीडियो 45-47 मिनट का देखकर एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, रियल कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। तो ये 18वां नंबर का सवाल हो जाता है। चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पर। वो भी कुछ ऐसा ही सवाल है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज, टेलीस्कोप बोल रहे हैं
हम इसको एस्ट्रोनॉमिकली समझ के करेंगे, वही कोर्स में है कैलकुलेशंस के लिए। 9 दे रखा है तो m की वैल्यू होती है साहब FO अपॉन FE विच इज गिवन हियर 9। तो यहां से FO की वैल्यू निकाल सकते हैं, 9 FE के बराबर आ गई। When it is adjusted for parallel lays, parallel lays का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट। फाइनल इमेज एट D, the distance between the objective and eyepiece is found to be 20, तो लेंथ ऑफ ट्यूब दे दिया है 20 सेंटीमीटर। FO प्लस FE की वैल्यू, द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज आर, दोनों की फोकल लेंथ निकालने की बात कर रहे हैं, तो मैं FO की जगह 9 FE लिख देता हूं प्लस FE बराबर 20 सेंटीमीटर, तो 10 FE बराबर 20 सेंटीमीटर, तो FE बराबर 2 सेंटीमीटर। और FO कितना हो गया, यहां से FO की वैल्यू हो गई, कहां गया रिलेशन, ये 9 FE, तो 9 इंटू 2 यानी 18। तो देखिए 18 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव का है, पहले वाला ऑब्जेक्टिव है तो 18 इसके अंदर ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, लॉजिक थोड़ा पकड़ के रखेंगे हम लोग। चलिए आगे के क्वेश्चंस की जिक्र करते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है वो भी इंटरेस्टिंग है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है वो क्वेश्चन। ये देखिए, इसको भी मैं अच्छे से आपको बताता हूं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो शानदार तरीके से आप हैंडल कर पाएं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, a ray of light incident at an angle theta on a refracting face of prism emerges from the other face normally। देख पा रहे हैं, कुछ ऐसी घटना है, ये प्रिज्म बन गया है, ये नॉर्मल गिरा दो, कलर थोड़ा बदल लेते हैं, किसी एंगल पर ये थीटा पे मान लीजिए नॉर्मली ऐसे इंसिडेंट हुई है, दिस इज आई। और कुल मिला के जब ये जो भी गई होगी यहां पर ये नॉर्मली निकल गई है, ये दिस इज नॉर्मल। निकलने का मतलब क्या है, इसका आई डैश 0 डिग्री है। इसे आई कहते थे प्रिज्म में, इसे आई डैश कहते थे, इसे हम लोग आर कहते थे, इसे हम लोग आर डैश कहते थे। याद कर लीजिए डायग्राम के हिसाब से। तो यहां पर अगर नॉर्मली निकल गई तो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, आई डैश 0। ये कहानी है। अब देखते हैं, इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 5 डिग्री, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है यहां पर 5 डिग्री के बराबर, एंड द प्रिज्म इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका म्यू दे रखा है 1.5। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी थीटा है वो हमको निकालना है। तो देखिए प्रिज्म के केस में 2 कंडीशन फॉर प्रिज्म। पहली कंडीशन क्या होती है, एक होती है A इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। तो यहां पर देखिए जब ये नॉर्मली निकलेगा तो ये आई डैश 0 है, ये भी 0 होगा, ये तो दोनों तरफ नॉर्मल है ना, आर डैश भी 0 है। तो यहां पर A लिखो, आर लिखो, आर डैश 0, तो आर बराबर A आ गया, यानी आर की वैल्यू कितनी है, 5 डिग्री के बराबर। मेरे ख्याल से हम लोग बिल्कुल फिट फाट चल रहे हैं। अब अगर हमारी ये जो आर का मतलब होता है ये एंगल, अगर ये 5 डिग्री आ गया तो स्नेल्स लॉ लगा दो, रिफ्रैक्शन वाला काम खत्म। तो यहां वैल्यू होती है यूजिंग स्नेल्स लॉ। सरफेस का नाम दे देते हैं ए बी, एट ए बी सरफेस। इस सरफेस में साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू होगी वो म्यू के बराबर हो जाएगी। इसकी स्थिति को देखें तो साइन आई की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू साइन आर के बराबर। अब देखिए म्यू कितना था, 1.5, और साइन आर था 5 डिग्री, साइन 5 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। देखिए, लेकिन ये मैं वैल्यू रख के इसको मैच करने के लिए दिखा रहा हूं, आप याद नहीं करेंगे 5 डिग्री की, दिए होगे सवाल में, वरना यही ऑप्शन दिया होगा। अब यहां पर देखिए 5 डिग्री, साइन 5 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो इसको मल्टीप्लाई करके जब आप वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.131। तो आई बचेगा साइन इनवर्स 0.131, और इसकी वैल्यू अगर आप लेंगे तो आएगी 7.5 डिग्री।
तो आपको इसमें नहीं फंसना है कि सर साइन 5 डिग्री की वैल्यू क्या याद करें, नहीं। सवाल में हो सकता है दिया हो, नहीं दिया होगा तो यही आंसर छपा होगा ऐसे करके। तो साइन 5 डिग्री की वैल्यू और फिर यहां पर इसकी वैल्यू 7.5, तो आंसर इस 7.5। ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है, इस चीज को सीखना कि ये सवाल किस लॉजिक पर बेस्ड है। जब बोर्ड में सवाल आएगा तो इसके लिए डाटा नहीं फंसाएंगे, वो आपको करने का मेथड आना चाहिए। डाटा ऐसे ही आएगा कि आंसर निकले, ठीक। तो ये सवाल आप कर लीजिए, यहां पर जो लॉजिक लगा एक अच्छा सवाल है और प्रिज्म वाले सवाल देना पसंद करते हैं बोर्ड में एग्जामिनर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। ये भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का देखिए सवाल है जिससे आपकी बढ़िया प्रिपरेशन हो। ए शॉर्ट पल्स ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब, हवा से ग्लास में जा रही है एट नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू दिस स्लैब द फर्स्ट कलर टू इमर्ज, भाई ये स्लैब है, एयर टू स्लैब में जा रहे हैं, कौन सा कलर पहले निकलेगा। आप जानते हैं कि एयर के अंदर तो जो विबग्योर होता है, जो उन सब की स्पीड एक होती है, लेकिन जब मीडियम में आ जाते हैं तो इन लाइट्स की वॉयलेट, विबग्योर जो लाइट, अलग अलग लाइटें हैं, इनका स्पीड बदल जाता है। तो जिसका स्पीड तेज होगा इस मीडियम में वही पहले निकलेगा। बात समझ में आ गई। अब यहां पर अगर आप बात करें कि देखिए स्पीड की बात करें तो v की वैल्यू होती है c/μ। इस मीडियम में स्पीड की हम बात कर रहे हैं। अब म्यू का रिलेशन आप देखें तो लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम। और यहां पर हमको स्पीड ज्यादा चाहिए तो म्यू कम चाहिए, अगर म्यू कम चाहिए तो लैम्डा सबसे ज्यादा चाहिए। तो लैम्डा सबसे ज्यादा किसके लिए मिलेगा, रेड कलर के लिए, यानी रेड कलर की लाइट सबसे पहले निकलेगी। एक बार फिर से समझा रहा हूं, इस मीडियम को चलने में जो तेज चलेगा वही पहले निकलेगा। तेज कौन चलेगा, इसका रिजल्ट ले लीजिए, v = c/μ। ये फॉर्मूला होता है आपका, c तो सब में सेम होता, रही बात म्यू की, म्यू किसका ज्यादा होगा उसके लिए v कम होगा। तो हमें तो म्यू समझना है जिसका सबसे म्यू कम हो। और म्यू का रिलेशन लैम्डा से अगर आप देख लें, या तो आपको याद हो, वरना म्यू का रिलेशन लैम्डा से ये होता है। तो म्यू हमको करना है कम तो लैम्डा करना है ज्यादा। तो रेड कलर के लिए लैम्डा सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो म्यू सबसे कम, म्यू सबसे कम तो वी सबसे ज्यादा। बात खत्म हो गई। या आप याद कर पाते हैं तो सीधे ही याद कर लीजिए कि म्यू फॉर रेड कलर, तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, ऑलवेज लेस देन म्यू ऑफ वायलेट कलर। ये भी लिख के सवाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें याद करना पड़ रहा है, मतलब आप पकड़ लीजिए यहां से, या मैंने जो लॉजिक समझाया है उससे समझ लीजिए कि किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो c/μ के बराबर होती है, और म्यू जो होता है रेड कलर का वो कम होता है, तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी उसकी। ये कहानी है, इसको नोट कर लीजिए। और इसका अच्छा, इसके आंसर का बनेगा रेड कलर, यानी डी नंबर, आंसर इज डी। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के काफी अच्छे सवाल होते हैं, तो इसको करने से पहले ध्यान देना पड़ता है। तो ये आप इसको कर पाएंगे। अगला सवाल लेते हैं जो 22 नंबर का है, देखते हैं इसको। 22 नंबर, ये 22 नंबर का सवाल। एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस ए कन्वर्जेंट लेंस, ये कन्वर्जेंट लेंस है, देखिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर इसकी तरफ आ रहा है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेंस विथ यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। एंड स्टॉप एट फोकस, यहां कहीं फोकल लेंथ होगा, यहां पर आके ये बंदा खड़ा हो जाता है, दौड़ता खड़ा हो जाता है। द इमेज के हालचाल क्या होंगे ये बताने हैं। देखिए आप ध्यान रखिएगा कि जब ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है तो ये इसकी जो इमेज होती है ना, ये इमेज बहुत तेजी से भागती है। आपको पता होगा ना कि जैसे F पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर आप इसको रखेंगे 2F पर तो इसकी भी फोटो कहां बनेगी, 2F पर। अब 2F के पास जैसे आगे बढ़े वो 2F से दूर भागना शुरू हुआ बहुत तेज, और F पे पहुंचे तो यहां से भाग के इन्फिनिटी चला गया। इसका मतलब इमेज जो मूव कर रहा है वो बहुत तेजी से जा रहा है विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, क्योंकि एक्सेलेरेशन सेम होता तो स्पीड जो बढ़ती
उसके रेट सेम होता। यहां तो 2f से f आने में ही ये 2f से कहां पहुंच गया, इंफिनिटी पर। तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, कि इमेज जो भाग रही है वो नॉन, एक तो एक्सेलेरेटेड है, दूसरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के तहत है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। बात समझ में आपको आई होगी, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 2f के आगे वाली दिखाई, जिससे थोड़ा आगे बढ़े तो बहुत तेजी से भागती है, और एकदम f पे आगे तो इंफिनिटी चली जाती है। तो इसलिए ये आंसर मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ये आंसर यहां पर बनेगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल मैं आपको और करके दिखाता हूं। 23rd नंबर पे आते हैं। ये कुछ NCERT में ऐसा सवाल था 23rd नंबर, जिसको मैं आपको समझाऊंगा अभी। लिखा द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा समझ लीजिए आप, इसकी 20 सेंटीमीटर कर्व्ड सरफेस का हिसाब किताब है। तो यहां पर अगर ऐसे बात करेंगे इस समय, तो इसके लिए ये R1 है, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी +20 सेंटीमीटर, और प्लेन वाले के लिए R2 यहां इंफिनिटी हो जाएगा। ये R1 सरफेस है और ये हमारी R2 सरफेस है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, इसका म्यू भी दे रखा है 1.5, इट विल बी, अच्छा लिखा एक्ट्स एज ए कॉन्वेक्स लेंस ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट दैट लाई ऑन इट्स कर्व सरफेस। ये कह रहा कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट कर्व सरफेस की तरफ रखा है। हम ये जानते हैं, हमें नॉलेज भी है, कहेंगे तो आप करके दिखाएंगे कि ये जो होता है, ये ऑब्जेक्ट चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, चाहे ऐसे रखो बेटा, चाहे आप लेंस को घुमाकर ऑब्जेक्ट को प्लेन साइड रखो, इसका फोकल लेंथ नहीं चेंज होता, फोकल लेंथ विल बी सेम। आंसर ये होगा, ये याद होगा तो फट से कर देंगे। रही बात निकालने की, तो मैं निकाल के भी दिखा सकता हूं। फोकल लेंथ उन्हीं के लिए डिफाइन की जाती है जहां पर लेंसेस में ऑब्जेक्ट कहीं रखें, इधर या इधर, इमेज उसी डिस्टेंस पे बने। जिन कॉम्बिनेशंस के लिए हम ऐसा नहीं कह पाते, वो उसके लिए फोकल लेंथ डिफाइन नहीं होती है। समझ में आ रही होगी? जैसे दो लेंसेज ले लिए एट डिस्टेंस d, एक कोई और एक कोई और, उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किस तरफ आप ऑब्जेक्ट रखे हैं। तो उन कॉम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ डिफाइन नहीं होती। जैसे मैं आप समझा रहा हूं, आप समझ पाओ, जैसे ये कांटेक्ट में मान लीजिए लेंस है, तो इसके लिए फोकल लेंथ डिफाइन है। इसके लिए f1 f2 दोनों एक जैसे हैं, फोकल लेंथ जो भी है, इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये लिखते हो आप। तो जब फोकल लेंथ डिफाइन है, तो ऑब्जेक्ट चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, आंसर विल बी सेम, मतलब वो माइनस प्लस देगा, लेकिन डिस्टेंस में वेरिएशन नहीं करेगा। लेकिन इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आप ले लो, इनके बीच में डिस्टेंस लगा दो, जो कि कोर्स में नहीं है, लॉजिक समझाने के लिए, ये इस तरह से सवाल आ सकता है कि ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा, तो भैया कहां बनेगा? अब यहां से रखा है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कहीं बनेगा, और इससे 10 सेंटीमीटर दूर रख दोगे तो इधर ऑब्जेक्ट कहीं और बनेगा। तो इसके लिए फोकल लेंथ डिफाइन नहीं होती है इस कॉम्बिनेशन के लिए। ये बातें टीचर साहब आपको बताएं नहीं बताएं मुझे नहीं मालूम, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देता है आपको। ये जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं, बीच में डिस्टेंस आ गया, इस कॉम्बिनेशन की कोई फोकल लेंथ नहीं कह सकते आप। ये इधर रखा है कि इधर रखा है, उस पर डिपेंड कर जाएगा कि कहां पर इमेज बन रही है। इसके लिए डिफाइन है, सिंगल लेंस के लिए डिफाइन है। तो यहां पर इस लॉजिक से अगर आप चलो तो आंसर फट से हमें मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा यहां पर? आंसर इज सी, एक्ट्स एज ए कॉन्वेक्स लेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइड ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाइज। दोनों तरफ से कॉन्वेक्स लेंस। अब आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वो भी दिखा देता हूं, काहे को 2 मिनट लगेंगे। इस केस को पहला केस मान लो, यहां पर आप 1/, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक। 1/f लिख देते हैं, म्यू था 1.5, 1/r1 माइनस 1/r2, R1 था 1/20 और R2 था इंफिनिटी। तो ये वैल्यू आ गई 0.5/20, थोड़ा ऊपर खिसकाना पड़ जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी आ गई? 20/0.5 यानी 40 सेंटीमीटर प्लस का है। यहां पर बातचीत कर लो, थोड़ा सा फिर से नीचे ले लेते हैं, कहीं रखो आंसर वही आएगा। इसके लिए f' कह देते हैं।
तो ये हो गया 1/f' म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसके लिए ये r1 है यानी इंफिनिटी, इसके लिए ये r2 है और r2 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी -20, इस तरफ जा रहे हो, ऐसे ना पढ़ो। तो ये वैल्यू हो गई 1/f' 1.5 माइनस 1, r1 की वैल्यू 1/इंफिनिटी और यहां वैल्यू हो गई माइनस के साथ -20, तो 1/f' 0.5, ये 20 आ जाएगा यहां से, तो f' की वैल्यू +40 सेंटीमीटर यहां से भी आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हैं ना, कैलकुलेशन करेंगे, मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है कि आप कॉन्सेप्ट जरूर पकड़ें। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो कई न्यूमेरिकल्स में, कई एमसीक्यूज में आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सब में नहीं, कुछ में, 10% 20% में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस समय जब ये कैलकुलेशन में जाएंगे तो वहां भी गलती हो सकती है। तो इट इज बेटर कि चीजों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पकड़ो, यही मेरी कोशिश है पढ़ाते वक्त। आपको ओरली हो जाते हैं फिर सवाल। एनीवे, आप समझ पाए होंगे, तो मैंने आपको समझाया, सवाल भी कराया और आपको लॉजिक भी बताया, जिससे आपको जबरदस्त तरह का कॉन्सेप्ट बेटा जी मिले। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसमें ऐसा एक सवाल दिया हुआ है और बिल्कुल इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज रिवाइज्ड वाली नई बुक की हैं वो जरूर करें। गिनती के सवाल हैं, रे ऑप्टिक्स में ज्यादा हैं, 30-35 सवाल हैं जहां तक, बाकी में तो 10 सवाल का एवरेज पकड़ लीजिए, कर मारिए करना चाहें तो। इसको नोट कर लीजिए साहब, चलते हैं। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है। एनसीईआरटी बहुत ही प्यारी बुक है, बस ध्यान से पढ़ना पड़ता है, नहीं तो समझ में नहीं आती है। खैर, ये मैंने समझा दिया था आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 24 नंबर सवाल है। इसको भी कर लेते हैं प्यार से। द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, शोन बाय PQ, कहाँ है ये PQ, ये देखिए ये रे। अच्छा, ये फोकस से जा रही है, फोकस है बेटा। अरे तो ये पूछोगे कहाँ से जाएगी, समझ के पैरेलल चली जाएगी। नंबर 2 ऑप्शन इज करेक्ट। तो इन विच द रे वुड ट्रेवल आफ्टर रिफ्लेक्शन इज शोन बाय द 4, ये यहां से गई है 4, इसके 4 पाथ दिखाएं। विच ऑफ द 4 पाथ करेक्टली शोज द डायरेक्शन। हमें मालूम है कि कोई भी रे अगर फोकस से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आप समझ गए इसको तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। अगर फोकस से आ रही है रे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, जबकि यहां पर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। हटता हूं, नोट कीजिए। अगला सवाल हम लोग करेंगे जो होगा 25वें नंबर का सवाल। ये रहा 25 नंबर का क्वेश्चन बेटा। बोल रहा है, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। लिखा है द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन। ये टर्पेंटाइन क्या होता है? तारपीन का तेल। आप लोग पेंटिंग करते हो ना, आप नहीं करते होगे, कराते होगे। लकड़ी पे पेंट किया जाता है, लोहे पे पेंट करते हैं तो तारपीन का तेल मिलाते हैं। तारपीन तो समझते हो, इसे ही टर्पेंटाइन इंग्लिश में बोल रहे हैं। वो इसलिए मिलाते हैं कि जो पेंट है वो फैल जाए, फिर टर्पेंटाइन उड़ जाता है तो चपक जाता है, वरना बहुत आपका पेंट लगेगा, मोटा मोटा चलेगा। मैंने पेंट खुद करके किया है, मजा आता है थोड़ा बहुत, जितना कर पाता हूँ। अब तो हिम्मत नहीं रहती, तो वो आप जब करोगे तो आप समझोगे वो बड़ा लस के चलता है, मतलब बहुत मोटा मोटा, हिलता नहीं है ब्रश, वो हो जाता है, जम जाता है ब्रश में पेंट, देखे होंगे आप कभी। तो टर्पेंटाइन तेल डाल दो तो वो उसमें खुल जाता है, नरम हो जाता है पेंट, विस्कोसिटी उसकी कम हो जाती है। खैर एनीवे, तो इज हायर देन द वाटर। ऑप्टिकल डेंसिटी टर्पेंटाइन की जो होती है वो वाटर से ज्यादा है, जबकि फिजिकल डेंसिटी कम होती है, मास डेंसिटी इज लोअर। अगर मास डेंसिटी कम है तो वाटर के ऊपर तैरेगा ये, जिसकी डेंसिटी कम होती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से वो तैरने लगता है। तो ये तैरने तो लगा, लेकिन असल में ऑप्टिकली ये डेंसर मीडियम है। ऑप्टिकली तो इसे लिखो डेंसर मीडियम, इसे लिखो वाटर का रेयर मीडियम, और एयर भी क्या है? रेयर मीडियम, इसकी अपेक्षा। ठीक। water in a container, floating over water in a container, for which one of the 4 ways incident on turpentine in figure the path shown is correct। अब देखिए, एयर से आई, ये रेयर से डेंसर आ रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़नी चाहिए। तो नॉर्मल की तरफ कौन सी पहली मुड़ी है? देखिए, नॉर्मल खींचोगे तो अंदर आई है, ये ऑप्शन हो सकता है। 2 ऑप्शन भी हो सकता है, तीसरा ऑप्शन सीधे नहीं हो सकता, चौथा ऑप्शन उधर नहीं हो सकता है। तो 2 सही हो सकते हैं, 2 गलत,
क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होनी चाहिए, अंदर आनी चाहिए नॉर्मल खींचोगे जब। अच्छा, फिर जा रही है डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से भागे तो नॉर्मल ये खींचोगे, ये अंदर आ रही है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये बाहर जा रही है तो ये ऑप्शन हो गया, बाकी तो गलत थी, आंसर 2 हो गया। देखिए कितना लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन है और सरल है भाई। जब भी आप रेयर से डेंसर में जाते हैं नॉर्मल की तरफ बेंड, तो पहले वाली नंबर 2 देखो, 2 आई नॉर्मल, ये नॉर्मल खींचा बेंड। अब रेयर डेंसर टू रेयर जा रहे हो तो नॉर्मल से अवे, ये अवे चलेगी, तो नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला 26 नंबर का सवाल भी हम लोग करते हैं। तो 26 नंबर का फाइनल क्वेश्चन आपके सामने पेश है। तो देयर आर सर्टेन मटेरियल डेवलप्ड इन लेबोरेटरीज विच हैव ए नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई साहब ऐसे तो मिलेगा नहीं, एयर का 1 होता है वैक्यूम का। आपने नेगेटिव मटेरियल, नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेवलप किया है लेबोरेटरी में, ऐसे तो मिलेगा नहीं। उस समय क्या हो रहा है, ए रे इंसिडेंट फ्रॉम एयर मीडियम 1 से मीडियम 2 में रेयर जा रही है, तो सच ए मीडियम 2 शैल फॉलो ए पाथ गिवन बाई। अब कौन सा पाथ इसमें फॉलो होगा? देखिए जब हम यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों है। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन का जो लॉ होता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये तो भैया किसी भी कीमत पे ये लॉ है, वैलिड होना चाहिए। लॉ तो थोड़ी टूटते हैं इतनी आसानी से, तो लॉ तो लगेगा, सच साबित होगा। अब ये रिफ्रैक्शन के लॉ की हम बात कर रहे हैं, वहां देखते हैं क्या हालचाल है। भाई यहाँ पे तो मीडियम 1 2 था, तो या तो रिफ्लेक्शन हो गया, बात ही खत्म हो गई इसकी, तो क्या बात की जाए, रिफ्लेक्शन है। बाकी की यहाँ पे तो रे कहाँ चली गई, लगता ये सीधे चली गई, बता रहे हैं। क्या ऐसा होगा? आंसर है अभी देखते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन का केस है, 3 है रिफ्रैक्शन के केस, तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग था और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग था। TIR की घटना हो जाए, ये कहानी आपकी क्या बनेगी ये देख लेते हैं हम लोग। तो पहला मीडियम था डेंसर, ये था आपका रेयर। लेट्स सी, इसको कट्टम नहीं करते हैं, हो सकता है डेंसर से रेयर में जाते वक्त TIR हो रहा हो, खैर डाटा यहाँ दिए नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू करते हैं आई, यहाँ पे साइन आर की वैल्यू क्या हो गई, साइन आई अपॉन म्यू। बेटा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब हेयर म्यू इज नेगेटिव, साइन आई तो नेगेटिव है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि साइन आर बराबर, ये नेगेटिव है तो ये पूरी चीज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, क्योंकि साइन आई तो नेगेटिव है नहीं, देखिए 90 से छोटा है, तो ये वैल्यू साइन आर नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब है आर इज नेगेटिव, इसलिए फिगर कौन सी करेक्ट हो गई, ए। यहां तो आर नेगेटिव है नहीं, देखिए यहां तो आर नेगेटिव है नहीं, 90 बना रहा है। यहां पर बात की जाए तो ये आर ऊपर की तरफ गया हुआ है, ये आर नेगेटिव है। ये आर हम इधर बात करते हैं ना, जब ये एंगल इधर आ जाएगा, दिस आर इज नेगेटिव एंड आंसर इज ए। या तो आई बराबर आर कर देते हैं, ये तो आर 90 है, यहां पर देखिए आर की वैल्यू 0 है, 90 क्या बोले हम लोग, रिफ्रैक्शन आर, क्योंकि नॉर्मल से एंगल लेते हैं ना, तो आर 0 हो गया यहां पर। और यहां भी आर कुछ वैल्यू होल्ड कर रहा है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। और यहां भी बात करेंगे तो आई जो लिए उसी सेंस में आ रहा है, तो यहां भी नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव यहीं आ गया कि इस तरफ आता है, घूम के इधर आ गई, तो दिस इज आर इज नेगेटिव। तो नेगेटिव एंगल के लिए ए आंसर इज द करेक्ट वन। इस तरह से ये लॉजिक भी एनसीईआरटी का एग्जाम का सवाल है, जो अच्छा सवाल है, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया ये, तो जो बच्चे ये सोचे नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव बना के खेल क्या कर सकते हैं, उसकी क्लैरिटी ये देता है। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए, ये आपकी MCQ खत्म हो जाते हैं। तो उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए होंगे। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस का। अगर आप ये चाहते हैं कि 30-35 क्वेश्चन पर चैप्टर लगाकर आप फुल प्रूफ तैयारी कर लें, तो आपके लिए फिजिक्स
मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग भी अवेलेबल है, ले सकते हैं, या आप बंडलिंग में 12th PCM या 12th PC भी एक साथ ले सकते हैं। इसको करने के बाद ये काफी है, इसको पढ़ने या लगाने के बाद कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे। जो बच्चे चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और स्टोर सेक्शन में जाकर इसको ले लें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिजिक्स आसान भाषा में और टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। गुड लक टू यू, बाय।